नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं ये हमारा प्यारा सा बैच जिसका नाम है उदय। और इस उदय बैच के अंदर दोस्तों ये जो हमारा सोशल साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन वाला भाग होता है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ हिस्ट्री या फिर आप देखते हैं कि जो हमारा इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है उसको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप देखते हैं कि बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत इस चैप्टर को पूछा जाता रहा है। चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे और हिस्ट्री के अंदर हमें यह चैप्टर देखने को मिलता है। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम इस चैप्टर की जो शुरुआती कहानी होगी, जो शुरुआत की बातें होंगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आधुनिक विश्व में चरवाहे और इतिहास हिस्ट्री से संबंधित ये हमारा बिंदु है। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन चीजों को दोस्तों पढ़ने वाले हैं, किन किन चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आपके सामने रखेंगे कि भैया ये जो चरवाहे है इसका मतलब क्या होता है। आपको इस चरवाहे शब्द के बारे में बताएंगे और फिर देखेंगे कि आज के समय में ये चरवाहे हमें कहां पर देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में, करंट वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में ये चरवाहे हमें कहां पर देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, कुछ हमारे चरवाहे हमारे हिमालय के आसपास दिखते हैं, पहाड़ी इलाकों में दिखते हैं। कुछ चरवाहे हमें पठारी इलाकों में दिखते हैं। कुछ चरवाहे हमें रेगिस्तान में दिखते हैं। कौन से हैं, क्या इनका नाम है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। जब हमारा देश गुलाम बना, अंग्रेजों के द्वारा जब हमारे देश को उपनिवेश बनाया गया। उपनिवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपनिवेश का मतलब होता है कि जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है। तो जब हमारा प्यारा भारत देश गुलाम बनाया गया तो भारत के गांव के लोग, शहर के लोग, सभी को गुलाम बनाया गया। उसी के साथ साथ जो भारत के चरवाहे थे इनको भी गुलाम बनाया गया। और इनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ वो देखेंगे। अंग्रेजों ने ना एक कानून बनाया था जिसे जंगल का कानून या फिर वन अधिनियम कहा जाता था। ये क्या था ये समझेंगे। और इस कानून के तहत बहुत से जो हमारे चरवाहे थे ना उनको क्या कर दिया गया था दोस्तों? अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनसे टैक्स भी लिया जाता था। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसको हम लोग समझने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चरवाहे लोग होते हैं ये आखिर होते क्या हैं। जब आप लोग सड़कों पर गुजरते होंगे, जब आप लोग नानी की तरफ, दादी की तरफ जाते होंगे या फिर जब आप हाईवे पर सफर करते होंगे तो आपने अपनी सड़कों के किनारे बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी भेड़ के साथ, बकरियों के साथ आपको चलते हुए दिख रहे होते हैं ना। और इन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं लोगों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? यही लोग होते हैं हमारे चरवाहे। बेसिकली आप लोग देखते हैं कि इन लोगों का ना कोई एक फिक्स्ड घर नहीं होता, एक स्थायी घर नहीं होता। ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, है ना। और अपने जानवरों को खाना खिलाते रहते हैं, चारे की तलाश में ये घूमते रहते हैं। और इनको घुमंतु जीवन देखने आप देखते हैं कि दोस्तों ये जीते हैं। इन लोगों का जीवन घुमंतु होता है, एक जगह पर ये रहकर अपना जीवन नहीं गुजारते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में आप देखते हैं कि दोस्तों ये चरवाहे हमें देखने को मिलते हैं। और चाहे अफ्रीका का देश हो, हमारा प्यारा भारत देश हो, यहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमें ये चरवाहे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग भारत के अंदर उपस्थित हमारे जो चरवाहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो चरवाहे होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं अपने जानवरों के साथ। ये जो होते हैं ना चरवाहे, ये मवेशी, मवेशी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मवेशी का मतलब होता है कि इनके पास होते हैं जानवर, इनके पास बकरियां होती हैं, भेड़ होती है। तो इन जानवरों को ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? इनके दूध को बेचते हैं, इनको क्या करते हैं, ये कसाइयों को बेच देते हैं। इनसे मीट इनका बेचा जाता है, इनकी खाल को बेचा जाता है या फिर इनसे ऊन को बेचा जाता है। तो ये जो अलग अलग तरीके के आप देखते हैं कि चरवाहे होते हैं, अपने जानवरों को खरीदते बेचते हैं, इनके जरिए इनकी रोजी रोटी चलती है। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि भारत के अंदर हमें ये चरवाहे देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा दोस्तों कि इस चैप्टर की शुरुआत में, इस अध्याय और इतिहास की जब क्लास 9th की बात की गई तो हमने आपके साथ फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था। फिर हमने आप सभी के साथ हिटलर वाले चैप्टर को पढ़ा था। अधिकतर जब भी इतिहास की बात की जाती है तो लोगों का ये मानना होता है कि इतिहास का मतलब तो सिर्फ या तो राजाओं की लड़ाइयाँ होंगी या फिर आप देखते हैं कि किसी बड़े नेता की कहानी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इतिहास के अंदर आप लोग देखते हैं कि साधारण लोगों के जीवन को भी देखा जाता है कि उन लोगों का जीवन पहले कैसा था और आज के समय में वो कैसे जी रहे हैं। तो इसीलिए भारत के अंदर मौजूद ये जो हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय है जिन्हें हम लोग चरवाहों के नाम से पुकारते हैं, इनके जीवन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? समझेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? चरवाहों की जिंदगी के बारे में समझेंगे, जो अपने जानवरों को बेचते हैं और उनके जरिए अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, ठीक है।
इस अध्याय के अंदर हम लोग अपने प्यारे भारत के अंदर मौजूद और अफ्रीका, ये जो है ना दोस्तों, उनके अंतर्गत मौजूद चरवाहों को हम लोग देखने वाले हैं। इन चरवाहों का जीवन कैसा था जब इन चरवाहों को गुलाम बनाया गया। अफ्रीका को भी गुलाम बनाया गया था, हमारे प्यारे भारत को भी गुलाम बनाया गया था। जब इन दोनों इलाकों को गुलाम बनाया गया तो यहां पर मौजूद जो चरवाहे थे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, कौन कौन से कानून बनाकर आप देखते हैं कि इन जंगलों में रहने वाले जो हमारे चरवाहे थे उनको प्रभावित किया गया, उनको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के सामने रखने वाले हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं हिमालय के चरवाहों के बारे में। हमारे प्यारे भारत देश के अंदर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि बात की जाती है तो एक चरवाहा समुदाय हमें दिखता है। हर चरवाहे समुदाय का एक नाम होता है और यहाँ पर जो हमारा चरवाहा समुदाय है दोस्तों, इसको हम लोग गुज्जर बकरवाल के नाम से पुकारते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि गुज्जर बकरवाल समुदाय चरवाहे समुदाय के लोग होते हैं। ये मुख्य तौर पर हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है ना, वहां के पहाड़ों में देखने को मिलते हैं, है ना। हिमालय के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊपर का भाग है जम्मू कश्मीर, वहां पर हमारा हिमालय पर्वत है। तो उस हिमालय पर्वत में आप देखते हैं कि वहीं के पहाड़ों में जो चरवाहे हमें देखते हैं, इनको हम लोग गुज्जर बकरवाल के नाम से पुकारते हैं। अधिकतर इनके पास आप लोग देखते हैं कि क्या होती हैं दोस्तों, भेड़ या फिर बकरियां ये लोग पालते हैं। और आज से नहीं, आज से लगभग 200 साल पहले तक आप देखते हैं कि ये समुदाय मौजूद था। तो लगभग 200 साल पुराना इनका पूरा का पूरा इतिहास रहा है। 19वीं सदी से आप देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े स्तर पर ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने जीवन को गुजारते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब आप देखते हैं कि ये लोग गर्मी और सर्दी में अलग अलग चारागाहों की तरफ जाते हैं। चारागाहों का मतलब क्या होता है दोस्तों, चारागाहों का मतलब होता है कि इनके पास होते हैं जानवर, ये अपने जानवर को क्या करते हैं दोस्तों, चराने चाहते हैं, है ना। चराने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इनको अपने जानवर को खाना खिलाना होता है। तो आप देखते हैं कि जब ये पहाड़ पर होते हैं, मान लीजिए कि ये पहाड़ पर हैं और जब बर्फ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो ये पहाड़ से नीचे आ जाते हैं और जब गर्मी होती है, जब बर्फ पिघल जाती है, तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं पहाड़ पर। इस तरीके के साथ ये क्या करते हैं दोस्तों, गुज्जर बकरवाल लोग अपने जीवन को गुजारते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि जब जाड़ा होता है, जब सर्दी होती है, तो पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है और इसी वजह से आप लोग देखते हैं तो ये क्या करते हैं, जो हिमालय का सबसे निचला भाग है, जो पहाड़ों का सबसे निचला भाग होता है, उसके पास आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरे तौर पर यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो ये पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं मैदानी भागों में। यहां पर आकर इनके जानवर अपने जिंदगी गुजारते हैं। जब गर्मी शुरू हो जाती है तो ये वापस क्या करते हैं, पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो अपने जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। सर्दियों में ये पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं और जब गर्मियां शुरू होती हैं अप्रैल के आसपास, तो ये वापस पहाड़ों में जाते हुए दिखते हैं। अप्रैल के महीने में ऐसा होता हुआ दिखता है ना। और कुछ इस तरीके से ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने जानवरों को घास खिलाते रहते हैं, उनको चारा खिलाते रहते हैं, है ना। अब भारत के अंदर हमने गुज्जर बकरवाल समुदाय के बारे में देखा, कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से ये अपने जीवन को चलाते हैं, कौन से जानवरों को ये रखते हैं। बढ़ते हैं, हिमालय के अंदर ही मौजूद एक और हमारा चरवाहा समुदाय है दोस्तों, और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गद्दी, है ना। इस चरवाहे समुदाय का नाम है गद्दी और ये हमें हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये भी आपको क्या दिखता है दोस्तों कि ये भी पहाड़ों के निचले इलाकों में दिखते हैं। शिवालिक का मतलब कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो एकदम निचला भाग है ना दोस्तों, उसी को हम लोग शिवालिक के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो गद्दी चरवाहा समुदाय है, ये मुख्य तौर पर हमें शिवालिक, हिमालय के जो निचला भाग है वहीं पर बसे हुए दिखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग लाहुल स्पीति क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों के नाम है, तो वहां पर आपको बसे हुए दिखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे गद्दी समुदाय है और ये आपको दिखता है कि हिमालय के नीचे वाला जो भाग है शिवालिक, वहां पर बसे हुए दिखते हैं। अप्रैल के आसपास ये लहू और स्पीति के आसपास भी आपको चलते हुए दिखते हैं। ठीक, हिमालय के अंदर दोस्तों हमने अब तक अपने दो चरवाहा समुदायों के बारे में पढ़ा। हमने गुज्जर बकरवाल और उसी के साथ साथ गद्दी समुदाय के बारे में पढ़ा। एक और हमारा चरवाहा समुदाय होता है दोस्तों, जिसको हम लोग गुज्जर समुदाय के नाम से पुकारते हैं। ये जो हमारा गुज्जर चरवाहा समुदाय है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये गढ़वाल और कुमाऊं जो हमारा क्षेत्र, उत्तराखंड के आसपास के जो हमारे इलाके हैं, वहां पर देखने को मिलता है। और ये भी क्या करते हैं दोस्तों, ये भी जब सर्दियां होती हैं तो ये क्या करते हैं, सर्दियां होने पर नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से मैदानी भाग में, यहां पर आकर अपने जानवरों को खिलाते हैं। और जब गर्मियां हो जाती हैं, जब बर्फ पिघल जाती है, तो ये वापस पहाड़ों पर चले जाते हैं, है ना। और इसी के जरिए ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने जीवन को गुजारते हैं। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों गुज्जर बकरवाल हुए, कुछ इसी तरीके से आप लोग देखते हैं कि हमारे गुज्जर समुदाय के लोग भी गुजारते हैं। और आप देखते हैं कि ये
बहुत आगे तक निकल जाते हैं। ये जो हमारे गुर्जर चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं ना दोस्तों, ये आपको क्या दिखता है कि ये अपने हिमालय के क्षेत्र से क्या दिखता है दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में भी आपको आते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये लंबी लंबी यात्रा करते हुए आपको ये चरवाहा समुदाय दिख जाता है। तो भारत के अंदर ये हमारे 3 चरवाहा समुदाय थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। यहां पर हमने 2 शब्दों को आपके सामने रखा है, एक को कहा जा रहा है भाबर और दूसरे को कहा जा रहा है बुग्याल। ये भाबर और बुग्याल क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। देखिए, जो हमारा गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र है, गढ़वाल कुमाऊं जो हमारा क्षेत्र है, वहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि पहाड़ी के निचले हिस्से में आप देखते हैं कि पहाड़ी है। यहां पर आप लोग देखिए तो पहाड़ी के निचले हिस्से में जो छोटे मोटे जंगल आपको दिख जाते हैं उसी को हम लोग भाबर कहते हैं, है ना। आप देखिए दोस्तों कि पहाड़ों के आसपास जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के आसपास थोड़ा नीचे जाने पर आपको थोड़ा थोड़ा जंगली इलाका दिख जाता है, जहां पर थोड़े बहुत आपको पेड़ पौधे जंगल जैसा रूप दिख जाता है, तो उसको हम लोग भाबर कहते हैं। वहीं आप लोग देखते हैं कि दोस्तों बड़ी बड़ी अगर आपकी चट्टानें हैं, बड़े बड़े आपके पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पास आप लोग देखते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए दोस्तों कि बड़े बड़े आपके पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के पास आप कुछ भाग देखते हैं जो एक प्रकार से समतल होता है, सपाट होता है, और यहीं पर जब घास उग जाती है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको बुग्याल कहा जाता है। तो जो लोग आपको दिखता है, जो हमारे चरवाहे सर्दियों में आपको दिखता है कि नीचे आते हैं ना, वो पहाड़ों से बुग्याल यानी कि घास के मैदानों के क्षेत्र में आते हैं। देखिए यहां पर ये पहाड़ थे, पहाड़ से नीचे की तरफ ये सारा का सारा हमारा बुग्याल का क्षेत्र कहलाता है। जो मैदानी भाग होता है पहाड़ों में, अगर आप लोग देखें दोस्तों कि पहाड़ों में जो ये छोटा सा आपको दिखता है घास का मैदान, इसी को हम लोग बुग्याल के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हमारे जो हिमालय के अंदर ना और भी चरवाहा समुदाय हमें देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग भोटिया, शेरपा और किन्नौरी के नाम से पुकारते हैं। तो अलग अलग चरवाहा समुदाय हमें देखते हैं और ये सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से क्या करते रहते हैं दोस्तों, अपने इलाके को बदलते रहते हैं और अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पर विचलन कराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यहां तक तो हमने अपने हिमालय के अंतर्गत मौजूद जो हमारे आप देखते हैं दोस्तों जो जानवर थे और उनके चरवाहे थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब पहाड़ी क्षेत्र से हम सभी को आप सभी को लेके चलेंगे कहां पर दोस्तों, पठार की तरफ। कहां पर, पठार की तरफ। सबसे पहले आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि पर्वत और पठार में क्या फर्क होता है, ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए आपके सामने यहां पर 2 शब्द रखे जा रहे हैं ताकि आप लोग हर चीज को बहुत सरलतम तरीके से समझ सकें। यहां पर शब्द रखा गया है पर्वत और यहां पर शब्द रखा गया है पठार। एक ऐसा आप देखते हैं कि दोस्तों एक ऐसी हमारी आकृति जिसको आप लोग देखते हैं कि बहुत ऊंची होती है और उसका शिखर होता है, यानी कि उसकी चोटी आपको दिखती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पर्वत या फिर पहाड़ के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही एक ऊंची सी आप देखते हैं दोस्तों आकृति, लेकिन जो ऊपर से आप लोग देखते हैं कि समतल होती है या फिर सपाट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पठार कहते हैं। तो हिमालय, जो हमारा हिमालय है ना, उसमें हमें बहुत सारे जो पहाड़ दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, उन्हें पर्वत और पहाड़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी चोटी या फिर शिखर होता है ना। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो भारत का, अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है, यहाँ पर भी ऊंची ऊंची स्थलाकृतियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थलाकृतियां हैं वहां पर उनकी आप देखते हैं कि दोस्तों क्या नहीं होती, उनकी चोटी नहीं होती, तो इसीलिए उनको पठार कहा जाता है। और भारत में ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये हमारा मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये हमारा पठारी एरिया कहलाता है। तो भारत में एक पठारी एरिया है दोस्तों, जिसे जो भारत में इस पठारी क्षेत्र में ही हमें एक चरवाहा समुदाय दिखता है, और इस चरवाहा समुदाय को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, धनगर इन्हें कहा जाता है। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र राज्य में हम लोग देखते हैं कि हमारा ये धनगर समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि धनगर लोगों की जो जनसंख्या थी वो 4,67,000 के करीब हुआ करती थी। तो बहुत बड़ा नंबर है इस चरवाहा समुदाय का। धनगर लोग आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग अधिकतर क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग ना गरड़िया होते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि ये अपने साथ जानवरों को रखते हैं और ये कंबलों को बुनने का काम करते हैं। धनगर समुदाय के लोग, इनके साथ आप देखते हैं कि इनके पास भैंसें भी होती हैं, और ये मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि मानसून के दौरान जब बारिश आ रही होती है ना, तो ये महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र में गुजर जाते हैं। तो अगर आप लोग भारत का मानचित्र देखें, ये अधिकतर आपको कहां दिखते हैं दोस्तों, ये अधिकतर आपको समुद्र के किनारे दिखते हैं। लेकिन जब बारिश आने लग जाती है, तो बारिश जब आती है तो ये क्या करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग में घुसना शुरू कर देते हैं। कौन, हमारे धनगर समुदाय के लोग। और इनके पास होते हैं इनके जानवर, भैंस तो ये रखते हैं, इसी के साथ साथ इनके पास बकरियां भी होती हैं, है ना, भेड़ भी होती हैं, और ये बाजरे की खेती भी आपको दिखते हैं कि करते हैं। तो ये खेती भी करता है ये चरवाहा समुदाय, एक जगह से दूसरी जगह पर गुजरता भी रहता है। जब बारिश होती है तो आपको दिखता है कि ये महाराष्ट्र के अंतर्गत जो मध्य भाग है वहां पर ये गुजरना शुरू करते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अक्टूबर में बाजरे की कटाई करने के बाद, जब अक्टूबर का महीना आ जाता है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये लोग क्या करते हैं, अक्टूबर के महीने तक, जब अक्टूबर आ चुका होता है तो ये लोग अपने बाजरे की कटाई को कर चुके होते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये पश्चिम की ओर कोंकण के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अक्टूबर में ये काट चुके होते हैं अपने पूरे तौर पर बाजरे को और उसके बाद आपको दिखता है कि फिर ये जितने भी महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर ये बढ़ना शुरू कर देते हैं किस तरफ, ये कोंकण के इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो कोंकण के अंदर मौजूद किसान होते हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर मौजूद जितने भी किसान होते हैं ना, वो इन धनगर चरवाहों का बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि धनगर चरवाहों के पास जो उनके जानवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, इस जगह पर मौजूद जितनी भी खरपतवार होती है, अनावश्यक आप देखते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं, उनको खा लेते हैं। तो महाराष्ट्र में मौजूद एक चरवाहा समुदाय जिसका नाम है धनगर, ये कंबलों को बुनते हैं, इनके पास इनके जानवर होते हैं, ये बाजरे की आपको दिखता है कि खेती करते हैं। जब इनकी खेती का समय पूरा हो जाता है तो ये अपने इलाके से बदलते हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, जो कोंकण का इलाका कहलाता है। इस कोंकण वाले इलाके में जो किसान होते हैं वो बहुत खुश होते हैं इनके आने से, क्योंकि इनके आने से जो इनके साथ जो जानवर होते हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, इन इलाकों में मौजूद जितनी भी खरपतवार होती है उसे पूरे तौर पर समाप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये जो चरवाहे होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये चरवाहे और इन चरवाहों के साथ मौजूद जो जानवर होते हैं वो ठूठ को खाकर, ठूठ का मतलब खरपतवार, जो बेकार चीज होती है, जो खेत को नुकसान पहुंचा रही होती है, वो जानवर ये खा लेते हैं और इससे आप लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा कोंकण के किसानों को होता है। इसी के साथ साथ जब ये जानवर वहां पर पहुंचते हैं उनके खेतों में, तो ये जानवर क्या करते हैं दोस्तों, जब वहां पर खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फिर ये वहां पर गोबर कर देते हैं और इन्हीं के गोबर से उस जगह पर एक अच्छी खाद बन जाती है जो उनकी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कोंकण के किसान क्या करते हैं दोस्तों, इनको अपने यहां पर आने से बहुत खुश होते हैं। अच्छा, कोंकण के किसानों से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये चावल भी लेते हैं, क्योंकि जिस मध्य भाग से ये लोग आते हैं ना, वहां पर इनको चावल की किल्लत या फिर कमी होते हुए दिखती है। तो ये तो था हमारा एक धनगर चरवाहा समुदाय जो महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिलता है और उनकी किस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे तौर पर विशेषताएं रही थी, उसको हमने डिस्कस किया। अब भारत में हमें कुछ और हमारा चरवाहा समुदाय दिखता है दोस्तों, जिसे हम लोग गोल्ला के नाम से पुकारते हैं। ये चरवाहा समुदाय हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। हमारा कर्नाटक राज्य हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य हुआ, वहां पर आप लोग देखते हैं कि ये हमारा चरवाहा समुदाय है और ये भी पठारी क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र कहलाता है ना, तो इस पठारी क्षेत्र के अंदर आप लोग इस चरवाहा समुदाय को देखते हैं जो कर्नाटक में मौजूद है। ऐसे ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक और हमारा चरवाहा समुदाय कहलाता है दोस्तों, जिसे कुरुम्मा और कुरुबा कहा जाता है। तो कुरुम्मा और कुरुबा ये भी चरवाहा समुदाय है और ये भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहता है और इनके पास भी आप देखते हैं कि दोस्तों भेड़ बकरियां होती हैं और ये भी कंबल को बेचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गुजरते रहते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। तो भारत में हमारा आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ, हिमाचल प्रदेश का इलाका हुआ, उत्तराखंड का इलाका हुआ, यहां पर हमारे हिमालय के चरवाहे थे और पठारी क्षेत्र में हमारे महाराष्ट्र में धनगर लोग थे और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में आप गोल्ला कुंबा लोगों को देख रहे हैं जिनके पास इनके जानवर होते हैं, ये कंबल को बेचते हैं और व्यापार करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो मध्यवर्ती पठार के चरवाहे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं दोस्तों, ये मौसम के हिसाब से गुजरते हैं। जैसे हिमालय के जो चरवाहे थे वो बर्फ के पिघलने की वजह से, जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघल जाती थी तो वो थोड़ा नीचे आकर अपने जानवरों को क्या करते थे दोस्तों, फसल को खिलाते थे। वहीं अगर बात की जाए पठारी चरवाहों की, तो पठारी चरवाहे क्या करते हैं दोस्तों, जिस जगह पर बारिश हो रही होती है वहां पर लेकर अपने जानवरों को पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर हरियाली होती है। और फिर जिस जगह से बारिश खत्म हो जाती है, जहां पर थोड़ी कम होने लग जाती है ना, जहां पर थोड़ा सूखा पड़ने लग जाता है, तो वहां से फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो पठारी क्षेत्र के अंदर मौजूद जितने भी हमारे चरवाहे होते हैं, ये मॉनसून के हिसाब से या फिर बारिश के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, है ना। तो आपको दिखता है दोस्तों कि जहां पर बारिश होती है, चाहे वो समुद्र के पास हो या फिर समुद्र से दूर हो, उसके हिसाब से क्या करते हैं दोस्तों, ये चलते रहते हैं। जहां पर बारिश वहां हरियाली, वहां पहुंच जाते हैं। फिर जहां से बारिश के बादल आगे बढ़ते हैं तो फिर ये और आगे बढ़ना फिर आपको शुरू होते हुए दिखते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमारे जो पठारी क्षेत्र के आपको दिखते हैं कि जो चरवाहे होते हैं वो अपना जीवन गुजारते हैं। भारत के अंतर्गत दोस्तों अगर बात की जाए, हमारे पास एक और चरवाहा समुदाय है जिसको हम लोग बंजारा चरवाहा समुदाय के नाम से पुकारते हैं।
ये जो बंजारा चरवाहा समुदाय होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे उत्तर भारत या फिर जो नॉर्थ इंडिया है, मुख्य तौर पर यूपी हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनके ग्रामीण इलाकों में हमें ये चरवाहा समुदाय देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये भी अपने साथ जानवरों को रखते हैं और ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। आपको दिखता है कि ये यूपी से पंजाब पहुंच जाएंगे, पंजाब से राजस्थान पहुंच जाएंगे, बड़ी लंबी लंबी आप देखते हैं कि ये यात्राएं करते हैं। और आप देखते हैं कि जो किसान होते हैं ना, ये किसानों को अपने जानवर भी बेचते हैं और उनके साथ फिर अनाज को ले लेते हैं, कि जो इनके पास जानवर होते हैं ये जानवर किसानों को दे देते हैं और किसानों से अनाज ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारे ये बंजारा समुदाय के लोग होते हैं अपना जीवन गुजारते हैं। बात अगर की जाए दोस्तों, भारत के अंदर मौजूद हमारा एक और क्षेत्र है जिसे हम लोग राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान में भी हमें एक चरवाहा समुदाय देखने को मिलता है और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इनको हम लोग राईका चरवाहा समुदाय कहते हैं। राईका चरवाहा समुदाय के लोग बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ये मुख्य तौर पर जो कम बारिश वाले क्षेत्र हैं, जैसे बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, इन इलाकों के अंतर्गत आपको दिखते हैं। क्योंकि यहां पर बारिश नहीं होती तो यहां पर आपको कम ही चारा दिखता है, इसीलिए ये क्या करते हैं दोस्तों, चरवाहे अपने साथ क्या करते हैं दोस्तों, मुख्य तौर पर ऊंट को रखते हैं, ऐसे जानवर को रखते हैं जो कम पानी में भी सरवाइव कर लेता है। तो राईका समुदाय के लोग हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जिस जानवर को अपने साथ रखते हैं वो होता है ऊंट, और ऊंट के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करते हैं दोस्तों, विचलन करते रहते हैं। और इनके पास कुछ भेड़ बकरियां भी होती हैं जिसको बेचकर ये अपने जीवन को आसानी के साथ गुजारते हैं। तो यहां तक तो हमने मुख्य तौर पर आपके साथ क्या देखा दोस्तों, कि भारत के हिमालय की बात की जाए, भारत के पठारी भाग की बात की जाए, भारत के राजस्थान की बात की जाए, या फिर आप देखते हैं कि भारत के उत्तर भारत की यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की बात की जाए, अलग अलग इलाकों में हमें अलग अलग चरवाहा समुदाय देखने को मिल रहे हैं। मुख्य तौर पर जानवरों को खरीदते हैं, बेचते हैं और किसानों के साथ इनके अच्छे संबंध होते हैं और इसके जरिए इनकी जिंदगी हुआ करती थी, उसको हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे और चीजों को बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी के सामने हम लोग रखते चलेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हमने भारत के अंदर मौजूद जो हमारे ये भिन्न भिन्न प्रकार के चरवाहा समुदाय थे इनके बारे में डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे और यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे प्यारे भारत के अंदर अंग्रेज लोग आ गए, आप देखते हैं कि दोस्तों सन 1600 के अंदर भारत में एक कंपनी को भेजा जाता है और इस कंपनी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस कंपनी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, इस कंपनी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और शुरू में आप लोग देखते हैं कि ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ये व्यापार करने के लिए आए थे तो इनको दिखता है कि भाई भारत तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी जलवायु है ना। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी जलवायु है, यहाँ का मौसम बहुत उपयुक्त है, यहाँ पर हर प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है ना। और आप देखते हैं कि बहुत अच्छी जगह होने की वजह से अंग्रेजों को समझ में आता है कि यहाँ पर उनको बस जाना चाहिए। और फिर वो भारत के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, वो भारत के अंदर फूट डालो शासन करो, यानी कि एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाते हैं, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ाते हैं, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से लड़ाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाते हैं। भारत के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसका फायदा अंग्रेज उठा लेते हैं। और आप देखते हैं दोस्तों कि सन 1757 तक आते आते भारत के अधिकतर भाग पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है और अब ये व्यापार करने वाले लोग भारत में शासक बन जाते हैं। और अब ये भारत के अंदर अलग अलग तरीके से भारत को क्या करते हैं दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन कर लिया, कब्जा कर लिया, तो क्या ये भारत का विकास करेंगे? नहीं नहीं, ये भारत का विकास थोड़ी करेंगे, ये तो भारत को लूटने के लिए आए थे। ये क्या करेंगे दोस्तों, भारत का अब शोषण करेंगे। तो इससे अंग्रेजों के शासक बन जाने से ना ही सिर्फ भारत के शहर वाले लोग, ना ही सिर्फ भारत के गांव के लोग, ना ही सिर्फ भारत की महिलाएं, ना ही सिर्फ भारत के पुरुष, उसी के साथ साथ हमारे किसान और चरवाहे भी परेशान हुए। तो ये हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित कर लिया, भारत को अपना गुलाम बना लिया, तो इससे हमारे चरवाहों का क्या जीवन हुआ, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा भारत के इन चरवाहों के, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अंग्रेज जो थे दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था तो अंग्रेजों को लगता था कि ये जो चारागाह है ना, कि जहां पर ये जानवर चरते हैं, ये क्या है, ऐसे मैदान खुले हुए हैं, इन मैदानों के अंदर ये जानवर खा रहे हैं। इससे अंग्रेजों को लगता था कि इससे ना हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, तो अंग्रेजों को जो फायदा होता था वो कहां से होता था, अंग्रेजों को फायदा होता था खेतों से। कैसे कि अगर खेत में किसी फसल को उगाया जाता है तो उस फसल को उगाने पर जो किसान होता था वो अंग्रेजों को टैक्स देता था, या फिर अंग्रेज उसी फसल को ले लेते थे और बाहर जाकर दूसरे देशों में बेचकर बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन अगर कोई मैदान है जिस पर सिर्फ जानवर चारा चर रहे हैं तो इससे अंग्रेजों को फायदा नहीं होता। तो अंग्रेजों को लगता था कि जितनी भी ये चारागाह है ना, ये तो बेकार है, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसा अंग्रेजों का मानना था।
अंग्रेजों को लगता था कि दोस्तों जमीन होती है तो इससे हम लोग टैक्स ले सकते हैं किसानों से, और इससे उनको बहुत अच्छी आय या फिर आमदनी हुआ करती थी। और उनको आप देखते हैं दोस्तों कि इसके जरिए अंग्रेजों का जो खजाना था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। तो अंग्रेज अलग अलग प्रकार की फसलें उगवाते थे भारत के किसानों से। पटसन जूट जो हुआ, कपास यानी कि रुई को उगवाते थे, गेहूं को उगवाते थे, और इनको बाहर बेचकर बहुत ज्यादा फायदा उठाया करते थे, है ना। इनकी इंग्लैंड में और अलग अलग देशों में बहुत मांग थी। तो पटसन हुआ, आप देखते हैं कि गेहूं हुआ, ये भारत से उगवाते थे और अंग्रेजों को इससे फायदा हो रहा था। लेकिन जो खाली जमीन थी ना, अंग्रेजों को लगता था कि ये खाली जमीन जो है जिस पर सिर्फ जानवर चल रहे हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो अंग्रेजों को ये बात खटकती थी। फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों का यह मानना था कि देश के जितने भी हमारे विभिन्न हिस्से हैं, खाली जमीन है, इस पर आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या माना दोस्तों, इसको लेकर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों चारागाह रहे थे ना, आप देखते हैं कि उनसे संबंधित आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया जाता है। और अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, जितनी भी जमीन थी जहां पर जानवर चरा करते थे ना, उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब ये हमारे अंडर आ गए, अब इन सभी जमीनों पर हमारे हिसाब से ही चीजें होंगी। और इसीलिए अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चारागाहों को क्या कर देते हैं दोस्तों, खेतों में बदलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं अंग्रेज, अब ये कोशिश करेंगे कि जितने भी ये चारागाह है ना, इन चारागाह को क्या कर दिया जाए दोस्तों, आप देखते हैं कि समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि चारागाह से तो कोई फायदा अंग्रेजों को हो ही नहीं रहा। इन चारागाहों को बदल दो खेतों में, खेतों से फसल को उगाओ, बाहर बेचो, पैसा कमाओ, किसानों से टैक्स लो, पैसा कमाओ। तो सारे चारागाह आप देखते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे खेतों में परिवर्तित करने की कोशिश आपको करते हुए दिखते हैं। फिर आप देखते हैं कि क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इसको लेकर एक कानून बनाया जिसे हम लोग वन अधिनियम के नाम से पुकारते हैं। और ये कानून आप देखते हैं कि 19वीं सदी के आसपास आपको दिखता है कि बनाया जाता है। इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत आप लोग देखते हैं कि जो जंगल थे ना भारत के, उनको आप देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर अंग्रेजों ने बांट दिया। तो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे जंगल थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के ही लोगों को भारत के ही जंगलों में जाने से रोक दिया और जंगलों की 3 कैटेगरी बनाई। इनमें सबसे पहली कैटेगरी थी दोस्तों आरक्षित जंगल, जिन्हें हम लोग आरक्षित वन के नाम से पुकारते थे। और इन जंगलों में यह कह दिया कि कोई भी चरवाहा अपने जानवरों को लेकर इन जंगलों में नहीं जाएगा जो आरक्षित जंगल थे। इन आरक्षित जंगलों के अंदर बहुत अच्छी प्रकार की पेड़ लकड़ियां होती थी। तो अंग्रेजों को लगता था कि ये लकड़ियां तो हम बाहर बेचेंगे, ये तो हमारे फायदे के लिए है। तो चरवाहों के पूरे तौर पर आप देखते हैं कि जंगलों में जाने पर प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया। इसी के साथ अंग्रेजों ने एक और कैटेगरी भी बनाई थी जिसे सुरक्षित वन कहा जाता था। इसमें ऐसे जंगलों को रखा गया था जिसमें अगर कोई चरवाहा जाना चाहे तो जा सकता था, लेकिन उनको परमिट या फिर आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो सुरक्षित जंगल ऐसे जंगल थे कि अगर चरवाहे इनके अंदर जाना चाहें तो उसके लिए उनको लाइसेंस या फिर आज्ञा लेनी पड़ती थी अंग्रेजों से। तो अंग्रेज अगर आज्ञा देंगे तो तभी आप जा सकते थे। और उन पर अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों, ऐसे जंगलों में जो हमारे सुरक्षित जंगल थे उन पर जब चरवाहे जाते थे तो अंग्रेज उन पर पूरे तौर पर निगरानी रखा करते थे, है ना। अब ये जो नए कानून अंग्रेजों ने बना दिए, पहले तो चरवाहे कहीं पर भी जा रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल उनके हैं, तो इन जंगलों में चरवाहों के जाने से कोई परेशानी नहीं थी, इनके जानवर आसानी से अपने जीवन को गुजार रहे थे। लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों ये जब नए कानून अंग्रेजों के द्वारा बना दिए गए तो इससे भारत के जो चरवाहे रहे थे उनका बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों उनके लिए जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। पहले आप देखते हैं कि उनके लिए जो पूरे के पूरे जंगल थे वो पूरे तौर पर आपको चारागाह के रूप में दिखते थे कि जहां पर ये अपने जानवरों को खाना खिला सकते थे, चरा सकते थे। लेकिन अब अंग्रेजों के इस नए कानून बन जाने की वजह से इनकी जो पुरानी जिंदगी जीने का तरीका था आप देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको आता हुआ दिखता है। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ ही अंग्रेजों को यह समझ में आता है कि जितने भी ये भारत के चरवाहे हैं ना, ये भाई एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। अब इनसे हमें कोई फायदा तो होता नहीं है, है ना। अब जो किसान है वो एक जमीन पर खेती करता है, खेती से जो फसल पैदा होती है उससे किसान अंग्रेजों को पैसा देता है। शहर में रहने वाला व्यक्ति कोई काम धंधा करता है, अंग्रेजों को पैसा देता है। गांव में रहने वाला व्यक्ति कोई दुकान लगाता है, व्यापार करता है, तो उससे अंग्रेजों को पैसा मिलता था। ये चरवाहे लोग किसी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे, घूमते रहते थे अपने जानवरों के साथ, तो अंग्रेजों को इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था और यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी। तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने इनके जानवरों के लिए जो चारागाह थी उसको समाप्त किया। और दूसरी चीज जो अंग्रेज लोग करते हैं दोस्तों वो क्या है, अंग्रेज लोग यहां पर आपको दिखता है कि दोस्तों जितने भी हमारे चरवाहे थे ना उनको क्या कर देते हैं दोस्तों, उनको एक कानून बनाकर अपराधी घोषित कर देते हैं, है ना। सन 1871 में आप देखते हैं कि अंग्रेज एक कानून बनाते हैं कि भारत में जितने भी ये चरवाहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी क्रिमिनल हैं। क्या इन्होंने किसी को कोई परेशान किया था? नहीं। अंग्रेजों को सिर्फ इन चरवाहों को एक जगह पर टिकाना था कि ये कहीं घूमे नहीं।
इसीलिए ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कह देते हैं कि जितने भी चरवाहे हैं ना, ये सभी क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बस इनको कानून बनाकर आप देखते हैं कि अपराधी बना दिया गया था। तो 1871 में भारत में जितने भी हमारे चरवाहे थे उनको अपराधी जनजाति घोषित कर दिया था कि ये सभी लोग अपराधी हैं और ये अपराध करते हैं, ये समाज के लिए सही नहीं है। और इस कानून के तहत आप देखते हैं कि जो छोटे मोटे काम करने वाले थे, छोटे मोटे व्यापारी थे, उनको भी श्रेणी के अंतर्गत रख दिया गया था, उनको अपराधी अंग्रेजों के द्वारा घोषित कर दिया गया था। अपराध किया नहीं था, इनको अपराधी घोषित कर दिया था। और अब ये कह दिया था कि अब आपको क्या है कि अब आपको एक क्षेत्र में ही रहना होगा, आपके लिए एक गांव होगा, उसी गांव के अंदर तुम्हें रहना होगा, तुम अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक अपराधी हो। जैसे एक अपराधी जेल में रखा जाता है, ऐसे ही पूरे के पूरे परिवारों को, पूरे के पूरे समुदायों को, छोटे छोटे बच्चों को अपराधी घोषित कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं किया था, सिर्फ उनको एक जगह पर बसाना था ना, तो उनको एक जगह पर बसाने के लिए आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने यह कह दिया कि अब तुम्हें एक ही जगह पर रहना होगा क्योंकि तुम लोग अपराधी प्रवृत्ति की हो, और उन पर नजर रखने की बात की गई और उनको इस तरीके से आप देखते हैं कि रोका गया। पहले इनकी जमीनों को छीन लिया जहां पर ये अपने जानवरों को चराते थे, और अब आप देखते हैं कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी रोक दिया गया। अब अंग्रेजों के इस कानून को बनाने के बाद कि अंग्रेजों ने जब ये 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम बनाया, कानून बनाया और भारत के सभी चरवाहों को एक जगह पर रोक लिया गांवों के अंदर, तो अब चरवाहों के लिए जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। इनसे इनकी जमीन छीन ली गई, है ना। अब ये अगर क्या करते थे दोस्तों कि अगर ये नहर का भी पानी लेते थे ना गांव के पास, तो उनसे भी क्या किया जाता था दोस्तों, उनसे टैक्स लिया जाता था। अंग्रेज लोग अब पैसा लेना शुरू कर देते हैं पानी इस्तेमाल करने पर। जमीन, जिस गांव में ये रहते हैं उस जमीन पर रहने पर भी उनसे पैसा लिया जाता है, और जो जानवर इनके पास होते हैं उन जानवरों पर भी आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पैसा लेना शुरू कर दिया जाता है। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अंग्रेज भारत के इन चरवाहों को क्या करते हैं दोस्तों, बर्बाद करते हुए या फिर तबाह करते हुए दिखते हैं। समय गुजरता है आगे, फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, जब समय हमारा आगे गुजरता है तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत में एक और टैक्स अंग्रेजों के द्वारा लगाया जाता है जिसे चरवाही टैक्स कहा जाता है। इस चरवाही टैक्स में यह कहा जाता है कि जितने भी, कोई भी चरवाहा है उसके पास जितने भी जानवर होंगे ना, उस जानवर के हिसाब से तुम्हें पैसा देना होगा। पहले इनके जो चारागाह थी वो समाप्त कर दी, फिर इन सभी चरवाहों को अपराधी घोषित कर दिया, एक गांव में इनको रोक दिया। गांव में तुम रह रहे हो तो गांव में रहने पर पैसा हमें दो, गांव में नदी के पानी को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका पैसा हमें दो, गांव में अगर तुम्हारे पास जो जानवर हैं उन जानवरों ने अगर कोई फसल वसल खा ली है तो उसका भी पैसा अंग्रेज ले रहे थे। अब आप देखते हैं कि धीरे धीरे समय गुजरता है और अब जानवरों से संबंधित एक नया कानून अंग्रेज बनाते हैं, टैक्स लेना शुरू करते हैं कि जो भी चरवाहा है और उस चरवाहे के पास आप देखते हैं कि जितने भी जानवर होंगे उन जानवरों को टोटल किया जाएगा। मान लीजिए कि किसी के पास अगर 100 जानवर हैं, 100 मवेशी हैं, तो भाई 100 के हिसाब से कुछ पैसा लेना आप देखते हैं कि उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब जानवरों के हिसाब से भी आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने पैसा लेना शुरू कर दिया। बड़े स्तर पर भारत के चरवाहों को आप देखते हैं कि ये परेशान करते हुए दिखते हैं। 1850 से 1880 के दशक तक आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर अंग्रेजों के द्वारा ये जो जानवरों पर लगने वाला टैक्स था, मवेशी टैक्स था, ये लिया जाता है। मवेशी का मतलब जो ये जानवर होते हैं इससे संबंधित टैक्स लिया जाता है। और जो टैक्स वसूलने वाले लोग थे ना दोस्तों, वो पूरे तौर पर आपको क्या करता है कि लोगों को परेशान करते हुए दिखते हैं। और सन 1880 तक आते आते भारत के जो चरवाहा समुदाय के लोग थे ये बहुत ज्यादा आपको परेशान या फिर प्रभावित होते हुए दिखते हैं। दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है इससे संबंधित जो हमारी महत्वपूर्ण बातें रही थी उसको एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बढ़ेंगे आगे। अब आप सभी के साथ क्या करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे कुछ क्विज के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि गुर्जर बकरवाल ये जो हमारा समुदाय है ये भारत में हमें कहां पर देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा गुर्जर बकरवाल समुदाय है दोस्तों ये भारत के जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है ना एकदम टॉप पर, वहां पर देखने को मिलता है। उस इलाके से ये हमारा चरवाहा समुदाय आता है। अगला, गुर्जर बकरवाल समुदायों का व्यवसाय क्या है दोस्तों, कि ये अधिकतर भेड़ और बकरियों को पालने का काम करते हैं और सर्दी गर्मी में पहाड़ी क्षेत्र से ऊपर नीचे आते रहते हैं, है ना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। ठीक। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि गद्दी चरवाहों का निवास क्या है। ये जो हमारे गद्दी समुदाय के लोग हैं ये भारत में आपको कहां पर बसे हुए दिखते हैं, ये भारत में हिमाचल प्रदेश में आपको बसे हुए दिखते हैं, है ना, और वहां पर अपने जानवरों के साथ रहते हैं। अगला सवाल, गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर जो हमारे गुर्जर समुदाय के लोग हैं ये गर्मियों में शुष्क वन क्षेत्रों में आ जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो गर्मी में आप देखते हैं कि दोस्तों जो जंगल का इलाका होता है, पहाड़ के पास जो कुछ, हाँ आप देखते हैं कि जो जंगल का इलाका होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग भाभर के नाम से पुकारते हैं, है ना। और पहाड़ों में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो लोग होते हैं वो गर्मी के समय में जो जंगलों में आ जाते हैं उसे भाबर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल,
ऊंचे पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाह को क्या कहा जाता है? जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, है ना, इन पहाड़ियों के पास जो आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं या चारागाह होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तराई, भाबर, बुग्याल या फिर भेटिया। उसे बुग्याल आप देखते हैं कि कहा जाता है। अगला सवाल, महाराष्ट्र की मुख्य चारावाह की जनजाति क्या है? इसका आंसर आपको देना है कि भारत के अंदर ये जो हमारा महाराष्ट्र है, यहां पर कौन सा चरवाहा समुदाय हमें दिखता है? 4 ऑप्शंस हैं, शेरपा, धनगर, बंजारा या फिर भेटिया। इसका आंसर दीजिए। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के धनगर समुदाय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपको बताना है। इनके पास अधिकतर गरड़िए और चरवाहे होते हैं। कुछ धनगर कंबल और चादरें बनाते हैं, कुछ भैंस पालते हैं, वो गेहूं और चावल की खेती करते हैं। देखिए, धनगर समुदाय के लोग भारत के आपको दिखता है दोस्तों के महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। ये गरड़ियों को रखते हैं, चरवाहे होते हैं, ना, जानवरों को लेते हैं और घूमते रहते हैं। इनके पास कंबल को बेचते हैं ये लोग, चादरों को भी बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके पास भैंस भी होती है। ये गेहूं और चावल की खेती नहीं करते, ये बाजरे की खेती करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही नहीं था, तो वही आपको ढूंढना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राई का समुदाय कहां से आता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। तो भारत में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा राजस्थान का एरिया है और उसमें भी जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है, वहां पर हमें ये राई का समुदाय के लोग दिखते हैं और ये मुख्य तौर पर ऊंट का व्यापार करते हुए आपको दिखते हैं, है ना। मारू राई का क्या जानवर पालते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है दोस्तों। ठीक है, ये जो हमारे राई का लोग होते हैं, ये किस प्रकार के जानवरों को पालते हैं पूछा जा रहा है। ABCD 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आपको इस आसान से सवाल का आंसर देना है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव आप देखते हैं कि नहीं डालती थी? ठीक है, तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। अरे वाह 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 वाह, ठीक है ना। हम कहां पर थे? हम इस प्रश्न पर थे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? विशाल रोपण खेती, चारागाहों का खेतों में रूपांतरण, वन्य कानून का अधिनियम या फिर नए कर लगाकर आमदनी बढ़ोतरी की आवश्यकता। कि चरवाहों का जो जीवन था, उनके जीवन पर इनमें से किस चीज से होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा? कि अगर चरवाहों को खेतों में बदल देंगे तो उनका जीवन प्रभावित होगा। अगर नए कानून बनाए जाएंगे तो हमारे जानवरों का जीवन, हमारे चरवाहों का जीवन प्रभावित होगा। अगर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि दोस्तों खेती की जाएगी, है ना, खेती की जाएगी, तो जो चारागाह होंगी उनको भी खेतों में बदल देंगे, उससे भी जीवन प्रभावित होगा। अगर किसी की आमदनी बढ़ने से संबंधित कोई नया टैक्स बनेगा तो इससे चरवाहों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? कैसे अधिक से अधिक पैसे को अपने खजानों में प्राप्त कर रहे थे? आपको दिखता है कि दोस्तों वो लोग कृषि पर कर, है ना, जो हमारी खेत है ना, खेत खलिहान से क्या करते थे दोस्तों? टैक्स को प्राप्त कर कर सबसे ज्यादा अपना फायदा प्राप्त कर रहे थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल, कौन से जंगलों में चरवाहों को जाने की मनाही थी? इनमें से वो कौन से जंगल थे जिसके अंदर हमारे ये जो चरवाहे थे ये बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे? जो आरक्षित जंगल थे ना दोस्तों, इनके अंदर हमारे चरवाहों का पूरे तौर पर जाना आप देखते हैं कि प्रतिबंधित था, इसमें वो नहीं जा सकते थे। इनमें से वो कौन से चारावाह जंगल थे जहां पर चरवाहे परमिट लेकर या फिर आप देखते हैं कि लाइसेंस या फिर परमिशन लेकर जा सकते थे? तो जो सुरक्षित जंगल थे ना दोस्तों, उनमें आप देखते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, वहां पर चरवाहे आज्ञा लेकर जा सकते थे। अगला सवाल, औपनिवेशिक सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु को किया? तो जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि दोस्तों नहर के पानी पर भी टैक्स लगाया, जमीन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये दोनों ही चीजें आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा की, अच्छा नहीं की गई थी, ये पूछा जा रहा है, सॉरी, ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों इनमें से किस चीज पर आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लगाया? अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इनमें से किस वस्तु पर अंग्रेजों ने टैक्स नहीं लगाया? जमीन पर टैक्स लगाया था, जी सही बात है। नहर के पानी पर भी टैक्स लगाया था, जी सही बात है। खेती जो गन्ने की थी उस पर भी लगाया था। नमक पर आप देखते हैं कि टैक्स नहीं लगाया गया था शुरुआती समय के अंतर्गत, बाद में लगाया गया था। ठीक, तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ चीजों को डिस्कस किया। पूछा जा रहा है कि भारत में ये जो अपराधी जनजातीय अधिनियम है, जिसके तहत भारत के जितने भी हमारे चरवाहे थे इनको अपराधी घोषित कर दिया गया था, तो ये कब बनाया गया था? इसको 1871 में बनाया गया था, ताकि भारत के चरवाहों को एक जगह पर रोका जा सके और इन पर नजर रखी जा सके। चरवाही टैक्स कब बना, इसके बारे में आंसर आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट के अंदर देना है कि चरवाही टैक्स जो बनाया था ये कब बना। ऑप्शन ABCD है, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। और दोस्तों यहां तक हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था आदिवासी हमारे चरवाहे समुदायों से संबंधित, है ना,
आधुनिक भारत में चरवाहा समुदाय, इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया। अब हमारी जो मुलाकात होगी दोस्तों अपने नए लेक्चर में होगी, लेक्चर नंबर 2 में, और उस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इस चैप्टर की जो अगली बची हुई कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर की जो बची हुई कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।